मैम मैम लेकिन डायल नेचर ऑफ रेडिएशन डुअल एंड मैटर, नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लेकिन इजी चैप्टर है वो। यस मैम इजी है। इजी चैप्टर है मैम, मत मैम हटवा, रहने दो पहले मैम, पढ़ मत रखा है। रिपीट करवाओ मैम, मैम स्कोरिंग पढ़ रखा है चैप्टर है। मैम। हमारे मत हटाओ मैम, स्कोर बन जाएंगे। मैम मत यस मैम, हटाइए मैम, स्कोरिंग चैप्टर है ये। अभी तो खुद बोल रहे थे मैम हमने पढ़ा नहीं है, अभी बोल रहे हो मैम मत स्कोरिंग है। हटवाइए, इजी चैप्टर है। ऑसिलेशन हटवा दो। नहीं मैम ऑसिलेशन मत हटवाना मैम, मैम मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया वो मत हटवाओ। चलो 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 ठीक है। ऑसिलेशन। शांति शांति शांति। आज की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। टुडे इज 7 नवंबर, ये 2 नवंबर कैसे हो गया हमें, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नीट में जो क्वेश्चन आता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से आता है। बहुत क्वेश्चन जेनेटिक डिसऑर्डर से आता है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है, 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज इस वाले चैप्टर से आ ही जाता है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फटाफट एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 1 एंड 1 करके अपने अपने नोट्स ओपन करके रख लो अपने सामने, और जो मैं बोल रही हूँ सुनते चले जाना शांति से। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट। तो पहला क्वेश्चन आता है ईयर के बेसिस पे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था? 1856 से 63 याद हो जाएगा सबको, 1856 से 1863। एंड इन्होंने ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे हमको, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम वो पनेट स्क्वायर बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था पनेट स्क्वायर? नाम ही उनका पनेट है। पुनीत ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे वो, ठीक है, जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जीन्स विच कोड, हाँ, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ contrasting traits are known as alleles। एलील्स पता है ना क्या होता है? यस मैम। पेयर, पेयर की फॉर्म में होता है हमेशा एलील, और एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होता है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं हाइट की बात करूं तो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। तो ये हमारे पास दो अलग अलग एलील्स हो गए, और ये दोनों के दोनों एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं? एक जीन बना रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको ये कहता है कि भाई हमेशा एक कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, दूसरा कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा एक कैरेक्टर की प्रेजेंस में। तो एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लाइन लिख के दी हुई है कि भाई जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा, F1 जनरेशन में तो सबके सब अपने आप को शो करता है, यस मैम। करता है। लेकिन F2 जनरेशन में जब हमने क्रॉस करा के चेक किया था, तो F2 जनरेशन में क्या हुआ था हमारे पास? मैम जब हमारे पास एक हाइब्रिड बन के आया था, तो हाइब्रिड के अंदर से हमारे पास क्या हुआ था, या तो टॉल एक्सप्रेस हुआ था या फिर ड्वार्फ, सारे के सारे टॉल बन के आ गए थे। 3:1 एग्जैक्टली वहां पे आ गया था, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड F2 में आया था, ये F2 में 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। The factors or allele of a pair separate from each other. Yes, Manisha. मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन थी उसमें तो सिर्फ टॉल प्लांट्स आए थे, ये दोनों एक्सप्रेस करे थे। उसमें टॉल आए थे सिर्फ और सिर्फ। Yes, और ma'am. फिर जब हमने F2 जनरेशन करा था, F2 जनरेशन में हमारे पास ड्वार्फ कैरेक्टर भी आ गया था। यस मैम, यस मैम। ये हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको क्या बताता है कि सारे के सारे कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है अपने आप को शो करने के लिए, कि एक कैरेक्टर सेग्रीगेट होगा तो किस वे में सेग्रीगेट होगा, वो इंडिपेंडेंट है उस चीज में, ठीक है। फिर इन्हीं लॉज के ऊपर वापस से रीडिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट थे वे? ह्यूगो डी व्रीज, कॉरन एंड टस्चेमार्क। कब किया था? 1900 में। देखो 1863 में इन्होंने अपना जर्नी वर्नी फिनिश किया, और 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरन एंड वॉन टस्चेमार्क। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, याद रखना, ठीक है। इस पूरी स्लाइड में कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमको आता है?
मैम ये वाला पॉइंट जो भी आपने बोला लॉ इसको ऑफ दोबारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, दो पेयर हैं ट्रेट के, एक हाइब्रिड में आके कंबाइन हो गए, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो नहीं कराते हो? यस मैम। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने एक राउंड और टॉल का कराया, ठीक है। किसके साथ? रिंकल्ड और ड्वार्फ के साथ। केस लिखो, राउंड टॉल का रिंकल्ड ड्वार्फ के साथ कराया, ठीक है। ये मेरे पास पैरेंटल प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर क्या होगा कि ये सेग्रीगेट कैसे होंगे। आपने इनके रिजल्ट्स ऑफस्प्रिंग्स देखते हो कैसे बनता है। इनके ऑफस्प्रिंग राउंड और ड्वार्फ भी बन जाता है और रिंकल्ड टॉल भी बन जाता है। बन जाता है नहीं बन जाता है? वो क्यों बन जाता है? क्योंकि ये जो दो ट्रेट है ना, राउंड और टॉल, ये दो अलग अलग ट्रेट्स है ना, ये इंडिपेंडेंट है, अपना सेग्रीगेशन कैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राउंड सिर्फ टॉल के साथ ही जाएगा हमेशा, राउंड ड्वार्फ के साथ भी जा सकता है और रिंकल टॉल के साथ भी जा सकता है। इस केस में हम इनको बोल रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है। आया शैली समझ में? यस मैम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमको पता चला था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताते हैं, ठीक है। यस फिर इसके बाद हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बोला कि भाई जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। लॉ का मतलब क्या होता है? जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। इसके मेरे पास दो केसेस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास डोमिनेंट वाला ना तो डोमिनेंट अपने आप को शो कर पाता है और ना ही रिसेसिव वाला शो कर पाता है। उनके बीच का कोई इंटरमीडिएट बन के आ जाता है, उनके बीच का इंटरमीडिएट बन के आ जाता है। उसके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन, एंटी रायनम या फिर और 4 o'clock प्लांट। इनके अंदर आपको ये केस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो कि हमने वो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया था, तो मेरे को वहां पे पिंक फ्लावर मिले थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मेंडल कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होने चाहिए थे? रेड होने चाहिए थे ना। यस मैम। लेकिन उसने इंटरमीडिएट कलर दिखाया, कौन सा? पिंक। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता था? 3:1, लेकिन यहाँ पे 3:1 से चेंज होके क्या हो गया? 1:1, ठीक है। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 से 1:2:1 हो गया था। कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जिसका एग्जांपल देखा जाता है कब? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। और ब्लड ग्रुप से बहुत क्वेश्चन आता है, कराऊंगी भी क्वेश्चंस में आप लोगों को, ठीक है। उसमें आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB वाला। ए और बी में से दोनों में से एक शो करना चाहिए था ना, लेकिन दोनों शो करते तभी AB ब्लड ग्रुप बन जाता है। जो स्मॉल आई वाला है हमारे पास, वो कोई टाइप की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, क्वेश्चन आता है। स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर। लेकिन जो हमारे पास ए और बी है, ए अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है और बी डिफरेंट टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है, दोनों अलग अलग टाइप की शुगर। टोटल हमारे पास कितने जीनोटाइप्स हैं? वी हैव 6 जीनोटाइप्स, लेकिन फिनोटाइप कितने हैं? 4। कौन कौन सा? ए ब्लड ग्रुप, बी, AB और O। लेकिन अगर हम इनके जीन्स लिखेंगे तो टोटल कितने हैं? 6 जीनोटाइप्स हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? स्मॉल आई डज प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, A एंड B प्रोड्यूस different types of sugars. Done? Yes. Codominance is also an example of multiple allelism. यस मैम। मल्टीपल एलिलिज्म दिखाता है ये। यस मैम, लार्ज पॉपुलेशन में। लार्ज पॉपुलेशन की बात करें तब ये मल्टीपल एलिलिज्म दिखाता है। ये हमें मैम याद रखना इसमें एक स्टार्च वाला बता दो मैम। मैम वो स्टार्च मल्टीपल एलिमेंट्स के एग्जांपल है या नहीं? मैम दे रखा है ना वो पैराग्राफ, मुझे समझ ही नहीं आता। स्टार्च सिंथेसिस किसका एग्जांपल है बच्चे? स्टार्च सिंथेसिस Incomplete dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
बट मम्मी ये मल्टीपल मतलब मल्टीपल में भी तो दे रखा है, मल्टीपल एलिज्म में भी तो दे रखा है, उसके नीचे ही जस्ट ये पैराग्राफ है, तो मैं ना मल्टीपल एलिज्म की समझती हूँ इसका। मल्टीपल एलिज्म नहीं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो, जिस कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, एक प्लियोट्रॉपी। जीन एक से ज्यादा टाइप को, वेरी प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है ये, मल्टीपल एलिज्म का नहीं है। प्लियोट्रॉपी जब एक ही जीन है, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस एक ही जीन है और वो जीन क्या कर रहा है, हमारे स्टार्च ग्रेन की साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर स्टार्च का अमाउंट क्या रहेगा उसको भी कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यस मैम। तब हम उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्यों है, क्योंकि उसकी कोई इंटरमीडिएट शेप बन जाती है, शेप बनती है, ना तो डोमिनेंट वाली बनती ना ही रिसेसिव वाली, इंटरमीडिएट शेप बन के आती है। यस मैम। पढ़ो इन स्टेटमेंट्स को जल्दी जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। 1902 में क्या दिया गया था, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के ऊपर स्टडी किया गया था। हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, वॉल्टर सटन एंड बॉबी ने। थ्योडरी बॉबरी ने आपके क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को किससे देखा था, जीन से, इन्होंने ही क्रोमोसोमल थ्योरी आपको दिया था। फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, मॉर्गन ने। मॉर्गन एंड उनके कलीग्स ने किया था, याद रहेगा, मॉर्गन एंड उनके कलीग्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसके अंदर प्रूफ किया था, ड्रोसोफिला का यूज कर ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। और जब ये ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के अंदर काम कर रहे थे तभी इनको एक नया कॉन्सेप्ट मिला था, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट मिला था, रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन। और ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मेंडल को क्यों नहीं मिला था, क्योंकि मैम उन्होंने सारे पॉसिबल क्रॉस करा के नहीं देखे थे, उन्होंने जनरली उन्हीं प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जिनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लाए कर रहे हैं। और लिंकेज कब देखा जाता है, जब डिफरेंट क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट एलील्स सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट एलील्स होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होता तभी तो एक साथ जाएंगे ना, लिंक होंगे, जबकि अलग अलग क्रोमोसोम पे तो लिंक कैसे हुए, है ना। ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मॉर्गन एंड उनके कलीग ने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर क्यों चूज किया इन्होंने, यशली रिपीट कर दो जो आपने बोला, वो इसके लिए आ गई। मैंने ये बोला बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमारे सटन एंड बॉवरी साइंटिस्ट ने 1902 में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, मॉर्गन और उनके कलीग्स ने किया। किसके अंदर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के अंदर किया। और जब ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के अंदर ये इस थ्योरी को प्रूफ कर रहे थे, उस टाइम पे उनको एक नया कॉन्सेप्ट मिला विच वाज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मेंडल को क्यों नहीं मिला था, वो मेंडल को इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मेंडल ने सारे पॉसिबल क्रॉस नहीं करा के देखे थे, जिन्होंने वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स करे देखे थे। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, उनके जीन्स 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर लाया करते थे, ठीक है शैली। यस मैम। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर को क्यों यूज किया, वो मटर वाले से याद रखना, शॉर्ट लाइफ स्पेन था, इजीली क्रॉस थे, इसके जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली हमें दिख जाते थे, डिफरेंशिएट मेल और फीमेल के बीच में इजीली डिफरेंशिएट हम कर सकते थे। एक टाइम में बहुत ज्यादा प्रोजेनिस मिल जाती थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा ज्यादा था, इस वजह से हुआ था, ठीक है। इजी टू कल्टीवेट। यस मैम। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखता है, नेक्स्ट लाइन में लिखता है वही प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने बताया कि भाई 2 फैक्टर्स में से, 2 एलील्स में से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो तो डोमिनेंस है। बट अगर सिर्फ एक ही, जब दोनों एक दूसरे को, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसको बोलता है कोडोमिनेंस। वही लास्ट वाली लाइन रिपीट हुई है यहाँ पे। और जब दोनों में से कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, विच इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अगर हमारे पास क्रोमोसोम का
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन टेक प्लेस। इंडिपेंडेंट, अभी जो मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, वो कब अप्लाई होगा रूल? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब अप्लाई होगा? जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे एलील्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कब कब हो पाएंगे? जब वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे, तभी तो दूर दूर जा पाएंगे ना इंडिपेंडेंटली। लेकिन लेट सपोज अगर वो लिंक है, अगर वो लिंक है, क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगा? नो नहीं होगा। नहीं अप्लाई होगा। लाइन पढ़ो, वही लिखते हैं क्या यहाँ पे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीव टेक प्लेस। कब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा? जब लोकेटेड ऑन सेपरेट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे। ठीक है, व्हेन टू और मोर जीन आर लोकेटेड ऑन, अगर सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर एक या एक से जीन ज्यादा जीन है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होगा। डन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम हमेशा याद रहता है, कब होता है? ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम। इसकी सिम्टम्स क्या क्या होता है? शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, जो टंग होती है वो मुड़ी हुई होती है, फरोड होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। शॉर्ट स्टेचर मतलब? शॉर्ट स्टेज मतलब छोटी हाइट। ओके। डाउन सिंड्रोम में जीनोटाइप क्या होगा? इसका 44 प्लस X6 एक नॉर्मल फीमेल का होता है। ठीक है, 44 प्लस XY एक नॉर्मल मेल का होता है। तो डाउन सिंड्रोम के केस में क्या हो जाएगा? ये 45 प्लस XY हो जाएगा। अगर हम मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो 45 प्लस X6 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस में ऐड हुआ है? उसके ऑटोसोम्स में ऐड हुआ है ना। यस मैम। ऑटोसोम्स में ऐड हुआ ना। ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम, ध्यान याद रखना। मैम हाँ बताओ। मैं पीवाईक्यू कर रही थी ना, तो उसपे टनल सिंड्रोम दिया है, और टनल सिंड्रोम में तो 44, 45 और एक्सो होता है, बट उसमें आंसर में 44 और एक्सो दे रखा है मैम। टर्नर सिंड्रोम 6 क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, पहली चीज। यस मैम। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है, डिलीट होता है? डिलीट होता है ना, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। डिलीट होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपका जो केस होगा 44 प्लस XO होगा, चाहे वो But मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एनसीईआरटी में तो 45 दे रखा है। हाँ मैम 45 ही लिखा है एनसीईआरटी में तो। मैम 45 होगा ना, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 में से एक जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ, तो वो टोटल काउंट लिखा होगा ना कि 45 क्रोमोसोम होता है, वो ये लिखा होगा ना। अब मैंने 44 प्लस एक्सो लिखा है। 45 प्लस XO। यस नहीं, मैम। 45 विद एक्सओ। यस मैम, यही लिखा है। 46 ही हो गया फिर तो क्रोमोसोम। तो मैम तो फिर उसमें आंसर था 44 और एक्सो है, तो वो सही है ना मैम? 44 प्लस XO सही है। आप खुद देखो ना, 45 प्लस XO अगर कंडीशन हो जाती है, तो इसका मतलब 46 क्रोमोसोम तो है, फिर क्या एब्नॉर्मेलिटी है अगर 45 प्लस XO है तो? यस मैम, मैंने पढ़ा है तो 45 और एक्सो था, उसमें आंसर भी नहीं दिया है ऑप्शन में। मैंने कहा मैम नहीं लिखा है, वो विद लिखा है, मतलब कि 45 को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे वो 45 है, तो वो हाँ XO देखो, कह रहा है। एग्जैक्टली कॉमन ने लिखा है 45 विद XO लिखा हुआ है वहां पे, तो विद XO का मतलब 45 को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक 6 क्रोमोसोम यहाँ से डिलीटेड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 45 क्रोमोसोम है। ठीक है, यस मैम। चलो आ जाओ नेक्स्ट। हमको समझ में आएगा डाउन सिंड्रोम, सिम्टम्स हमको पता चल गया। एक बार फिर से पढ़ लो सिम्टम अच्छे से। शॉर्ट स्टैचर्ड होगा, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा। हीमोफीलिया कैसा डिसीज होता है? सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज होता है, जिसके अंदर क्या होता है? हीमोफीलिया एक ब्लड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटी खराब हो जाती है ना, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। आप saying right.
क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है ये, क्वालिटेटिव। हीमोफीलिया के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लोटिंग फैक्टर डिस्ट्रॉय कर देता है अपना। मैम पहले इसका ठीक है, सेम ही होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो नॉन स्टॉप हीमोफीलिया के अंदर हमेशा याद रखना, एक छोटा सा भी कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कराएगा, ये से याद रखना। हीमोफीलिया नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कराता है, तो इसका मतलब वहां पे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रिमूव है। ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड की क्वालिटी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई हीमोफीलिया इज अ ब्लड क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। अगेन आई एम सेइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स सारे के सारे बहुत अच्छे से कर लेना। अगर पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर से, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपके जेनेटिक डिसऑर्डर से ही मिलता है। इवन 4 क्वेश्चन, 90% इस चैप्टर से क्वेश्चन जेनेटिक डिसऑर्डर से ही आता है। अभी टेस्ट में भी 4-5 क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। हमेशा यही आता है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। या तो जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर आपका लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, या फिर वो से ब्लड ग्रुप वाले से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछ मैम लेते हैं। नीट का तो पता है, उसमें तो देखा है पीवाईक्यू। मैं अभी टेस्ट की बात कर रही थी। टेस्ट में भी यही सेम पैटर्न रहेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर या ब्लड वाले से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन या लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। नीट में भी जो टेस्ट होंगे उसमें भी, क्योंकि और कहीं से क्वेश्चन बनते ही नहीं है इसमें, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन यहीं से बनता है। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से सबके सब। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, हर कोई पोल में आंसर करेगा। यू हैव 1 मिनट ओनली। मनीषा कोई डाउट? आंसर देना ना। आंसर पोल में देना है, फटाफट करो। एंड इस चैप्टर आज जितना मैं करा दूंगी, इसके बाद अगर आप लोग पेपर में गलती करके आना, बहुत पिटोगे सबके सब मुझसे। मैम पोल लॉन्च कर दिया? हाँ बेटा हो गया। मैम ये मैचिंग में भी तो उल्टे दे रखे हैं, आई मीन उल्टे ही आएंगे अब से। देख लो आप अपने अकॉर्डिंग। मैम उल्टी कहाँ आई है? सही तो है। मैम मतलब जो वो सेकंड कॉलम में दिया होता है मैम, वो फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड वाला वैसे कर रखा समझो क्वेश्चन को अच्छे से। मैम पोल में करना था, फिलहाल तो तो ये चैट में सीधा लिखने ही है। लगे। बेटा पोल में आंसर करना है, मैं चैट सेक्शन बंद कर दूंगी। डर का माहौल है बेटा, डर का माहौल बनाना जरूरी है। वेरी गुड रेशम। हो गया मैम। मैम आपको नेम नहीं पता चलती किसने मैम क्या सेकंड क्वेश्चन में करूँ पोल की फर्स्ट वाले में? फर्स्ट में सेकंड मैम क्वेश्चन अभी दिखा रही हूँ। ठीक है मैम। अरे यार सेकंड मैम में आपने कर दिया, रुको सेकंड में हो बंद गया कर मैम। देती हूँ। फर्स्ट में आंसर करो जल्दी से। 32 बच्चों का आया सिर्फ, एंड क्लास में अभी 57 बच्चे हैं। मैम टाइमर लगा दो 30 सेकेंड का। मैम चलो अगर आंसर बताओ आंसर। मैम डी मैम और लास्ट वाला, मैम डी लास्ट ऑप्शन। मैम डी होगा। डोमिनेंस, देखो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, तो इसका मतलब ये तो कोडोमिनेंस है, तो बी का तो थर्ड होना चाहिए। ठीक है ठीक है। और डोमिनेंस का मतलब होता है ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ए का होना चाहिए सेकंड। ठीक है। सी प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी अभी भी बताया था। सिंगल जी। जीन। और पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक सिंगल करेक्टर। एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर। इस ह्यूमन स्किन कलर और प्लियोट्रॉपी का फिनाइल कीटोनुरिया। हाँ यहाँ पे तो कर लिया है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता, आधे बच्चे गलत करके आते। चलो क्वेश्चन 2 लॉन्च कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्च कर दिया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के। 37 बच्चों ने वोट किया है सिर्फ क्वेश्चन 1 के। फिर बाकी के बच्चे क्या भाई सिर्फ सुनने आए हो क्लास में, अटेंडेंस लगवाने आए हो? मैम कथा सुनने आई हूँ। फिर मैं कथा तो सुना ही नहीं रही हूँ। आंसर कौन से वाले पोल में करना है? सेकंड क्वेश्चन नंबर, ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।
इससे पहले वाले क्वेश्चन का डी था ना मैम? हाँ बेटा, डी था आंसर उसका। जिसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस ऐसे ही मत छोड़ देना, नहीं तो एग्जाम में भी छोड़ के आओगे। मैंने 2 का 3 में कर दिया, 3 का 2 में कर दिया। डन। A woman has a X-linked condition on one डी of मैम, her X can be inherited। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन करा दिया मैंने। डी सन और डॉटर दोनों। ये वाला मैम इसका डी कैसे हुआ? इसका बेटा डी वुमन है और वो कैरियर है, ठीक है? तो कैरियर है और ये हमारे पास मेल है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो केस क्या बन रहा है, एक्स एक्सी और एक्सी वाई। तो मेल और फीमेल मतलब सन और डॉटर दोनों में जा सकता है ना। मैम अगर इसमें डिजीज्ड पूछा होता तब होता ना भी। अगर इसमें डिसीज्ड पूछा होता तब हमारा आंसर, हाँ तब हमारा बी होता। अफेक्टेड पूछते अगर, अफेक्टेड कौन सा है? इनहेरिट तो दोनों में हो सकता है, सन में भी डॉटर में भी। ओके मैम। मैम थर्ड लेकिन मदर कैरियर होती है ना। हाँ मदर, क्योंकि यहाँ पे कैरियर है, और अगर मदर अफेक्टेड होती तो सब अफेक्टेड सारे सन होते। मैम थर्ड का आंसर करना है अभी। हाँ थर्ड का आंसर फॉर कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज 0.5। मैम 0.5। आंसर याद ही नो मैम अभी मैंने सॉल्व किया है। मैम बताओ, सॉल्व भी कर लिया पूरा। मैम इसका भाई तो बच्चे होगा ना बहुत डी। गलत। एक सेकेंड रुको 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 रुको, वेट मैम वेट वेट। इसका क्वेश्चन जीरो नंबर जीरो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का हम तो मेल 14 होगा। बच्चों ने बी आंसर लगाया। वेट रुको भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का 14 बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया। जिन्होंने 14 बच्चों ने बी लगाया, समझ में आया ना? करेक्ट आंसर डी है। इनहेरिट पूछा है तो इनहेरिट सन और डॉटर दोनों में हो सकता है। एक बार थम्स अप देके बताओ जिन्होंने गलती किया था। वो 14 बच्चे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले में तो पता नहीं सारे ऑप्शंस मार्क कर डाले बच्चों ने। मैम इसका तो डी होगा ना, मैम ए क्योंकि होगा। अगर मैन का तो ए ए आ होगा रहा ना। है। जीरो अरे रुक जाओ भाई। जीरो होगा। मैम सी कलर भी बोल सकते ब्लाइंड हैं। होमोजाइगस फॉर अ मेल तो नॉर्मल certified। लाइन का, हाँ कलर ब्लाइंड है। मेल मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। और हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, मतलब वो नॉर्मल कलर विजन है उसका, उसके अंदर कुछ नहीं है ना। नो मैम। मैम तो इसका प्रोबेबिलिटी ए ऑफ होगा। जीरो। जीरो। समझ आया? जिन बच्चों ने 18 बच्चों ने ए लगाया था, 9 बच्चों ने बी, 4 बच्चों ने सी, और मैम भाई सही कौन सा है? करेक्ट इज जीरो। यस मैम। मैम कैसे? मैम मैंने अभी बोला दिखाया ना करके। सन पूछा है, सन का प्रोबेबिलिटी, एक भी सन अफेक्टेड नहीं है। मैम वो कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल वुमन। मैम आई पेन इतना हो रहा है कि कुछ भी ठीक से दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं मैम, सिक्स लिंक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी तो फादर से सन में तो जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। कलर ब्लाइंड कैसा डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक। सेक्स लिंक है ना? तो फादर अफेक्टेड है, फादर से किसमें जाना चाहिए? सेक्स लिंक में, सिर्फ डॉटर में जाना चाहिए। तो आप लोग क्रॉस ना करते ना तो डायरेक्टली जीरो लगा के आ जाते। ये होता है टाइम बचाने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। वो लॉन्च कर रहे हो। मैम इसका एसटी बता दे। नहीं नहीं मैम, पोल दे दो। आ गया है, पोल करो जल्दी से। इसके ऑप्शन इजी हैं। करेक्टिव बता दो।
मैम 6 वोट बी को मिले हैं और 5 वोट ए को। अनिशा करने दो सबको अभी। आपका आंसर करने के बाद शो हो रहा है ना बेटा? यस मैम। तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बच्चे कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो शो किया आपको, ताकि आपको पता चलता रहे। यस मैम। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। मैक्स वोट अब तक 40 गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, बाकी 20 बच्चे क्लास में सो ही रहे हैं। समझ नहीं आता बच्चे क्लास में ऐसे शांत बैठे कैसे रहते हैं। उठ गए मैम। अच्छा, एक बार हैंड रेज करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाना। लेट्स सी कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं बोलते हैं, उससे पता चल जाएगा कितने बच्चे एक्टिवली सुन रहे हैं और कितने फोन रख के चले गए। मैम कल आपने क्लास ली थी? कल तो क्लास थी नहीं हमारी। मैम परसों। परसों क्लास ली थी। जो मेरा पीडीएफ शेयर किया था, जो पीडीएफ शेयर किया था। 48 बच्चे हैं क्लास में अभी एक्टिव, तो भाई पोल में 48 आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पूछ लो। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ गए ना पछताओगे। 80% क्वेश्चन मैच करेंगे एग्जाम में, क्योंकि सारे मैं आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन करा रही हूँ, और वहीं पे भी जेनेटिक डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आई होप मैम यही मिले। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत अच्छे से करके जाना। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? मैम बी ऑप्शन है। मैम सेकंड। बी होगा बी होगा। मैम बी मैम होना बी चाहिए। करेक्ट बताना है। बी होगा। फोर्थ होगा। वाला इनकरेक्ट, फोर्थ वाला मैम इनकरेक्ट फोर्थ क्यों वाला है? देख कर ही हो जाता मैम बस फोर्थ वाला भी गलत है। क्योंकि कर वो ऑटोसोमल है। वो सब में करेक्ट दे रखा है, सिर्फ एक में नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव रिसेसिव है। है। ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। अंजलि बेटा, आपको पोल में आंसर करना नहीं आ रहा है क्या? ये रेशम सेंटर सेम है बेटा। जिसको पोल करना नहीं आता वो देख लेना बेटा, फोन में आपको बॉटम राइट में 3 डॉट्स विजिबल होगा, उस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे जाओ, एक्टिविटीज में जाके फिर आपको पोल्स दिख जाएंगे एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जिसका 5 हो जाए वो 6 करो। मैम दोनों कर दिए। दोनों कर दिया? तब तक आप अपना नोट्स ओपन कर रखे होंगे, उसमें नोट्स में आगे रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, क्या पता यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से मिल जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम नेल मैम ले लो। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 26 बच्चों ने सही दिया है सिर्फ क्वेश्चन। कलर ब्लाइंड मैम ये तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीटेड था। कलर ब्लाइंड मैन है तो मतलब XCY है, ठीक है। मैरी इज अ वुमन विद नॉर्मल साइट। एक्स एक्सेस ने मैरी किया और जो एक्सेस है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कलर ब्लाइंडनेस की, तो इसका मतलब वो कैरियर भी नहीं हो सकती। अब इनके ग्रैंड सन बताना है, तो भाई जब हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों जो सन आएंगे वही नॉर्मल आएंगे, तो इनके ग्रैंड सन भी तो नॉर्मल ही होंगे। मैम ग्रैंडसन इनकी डॉटर के सन को नहीं बोल सकते। डॉटर की सन को लिख लो, डॉटर की सन देखो आती है क्या, XCX XCX और नॉर्मल XY तो जो XCX है, अब इनकी शादी किसके साथ होती है उसके उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे XCY के साथ हो गई, तो सिर्फ एक चांस है कि यहाँ पे डॉटर अफेक्ट हो जाएगी और मेल भी अफेक्ट हो गया। ये देखो CX और XY, लेकिन ये वाला केस ये देते ना यहाँ पे शॉर्टली। अब मैम आप अगर सोच बताओ बताओ बताओ। मैम अगर उसके किसी नॉर्मल से मैरिज करवा दी जाए, क्रॉस करवा दी जाए, तब तो हमारे 0.5% बोल सकते हैं कि उसके ग्रैंडसन होंगे अफेक्टेड। 0.25। दो केस ले सकते हो। आपने बोला ग्रैंडसन्स बीइंग कलर ब्लाइंड के ग्रैंडसन, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास ये फीमेल्स के जो बच्चे होंगे उनके भी बारे में बात कर सकता है, मेल के भी बात कर सकता है। तो अगर ये मेल की बात कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो मेल की दो केस ले लेते हैं कि हमारे पास या तो इसकी अगर नॉर्मल के साथ हुई फीमेल के साथ, तो तब तो कोई चांस है ही नहीं, नहीं है ना। और अगर कैरियर के साथ हुई तब चांसेस है ना यहाँ पे होने के CY और XY, सिर्फ एक चांस है वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा केस ही कंसीडर करके चलते तो ये हमको देते जरूर क्वेश्चन में। ओके मैम। और मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि हमें पूछते हैं कि व्हाट नंबर ऑफ सन्स आर अफेक्टेड, तो उसमें जो टोटल सन है उसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं या फिर टोटल चिल्ड्रंस में से? अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली मेल चिल्ड्रन, कितने नंबर ऑफ सन्स अफेक्टेड हैं, तो अगर दो हैं तो दोनों में से एक अफेक्ट है तो 50% चांस हो जाता है। और अगर पूरा चाइल्ड में से पूछ रहा है कि चारों चाइल्ड में से कितने चाइल्ड अफेक्टेड हैं, तो टोटल 4 चाइल्ड में से 2 मेल अफेक्टेड हैं तो 4/2 हो जाएगा। हाँ मेरी यही मिस्टेक हो गई, मैंने चारों को लेकर 25% कर दिया। मेरा भी यही आ रहा है 0.25। ठीक है। फर्स्ट एकदम अलग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 5, तो मैम आप ये कह रहे हो कि अगर सिर्फ मेल चिल्ड्रन का पूछा है तो उन दो में से देखेंगे? 2 में से देखेंगे अगर सिर्फ मेल का पूछा है। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो एक मैम मैन ऊपर जिनके, वाले का आंसर नील होगा ना? हाँ ऊपर वाले का आंसर नहीं होगा। मैम इसका मैन तो 50% है। तो निकाल लेते ना, मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरी इज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड एक नॉर्मल फादर थे, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे जो पेरेंट है, पेरेंट में फादर कैसे है, नॉर्मल है मदर कैसी है, मैम, Affected. नॉर्मल है मैडम। कैरियर कैरियर। कैरियर है इसमें, क्योंकि उसकी मदर तो यहाँ पे फादर है, फादर, इनके फादर कलर ब्लाइंड थे तो मतलब इनके XCY था, एंड मैरीजा मदर हु हैज ए कलर ब्लाइंड मदर, कलर ब्लाइंड मदर थी इनकी, तो XC होगा और नॉर्मल फादर थे XY, तो इसका मतलब फीमेल कैसी होनी चाहिए, कोई भी केस हो फीमेल का कैरियर बनेगी। और फादर कौन सा होगा यहाँ पे, नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये हो जाएगा हमारे पास XY। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, अब देखो इसका परसेंटेज निकाल के, XC XX XCY
कलर ब्लाइंड दिया है क्वेश्चन में। नहीं, मैन के उनके पापा है कलर मैन ऐसे। मैन whose father was color blind, जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे, वो मैन कलर ब्लाइंड नहीं है, उनके फादर कलर ब्लाइंड थे। उन्होंने जिससे शादी की वुमन से, उस वुमन की मदर कलर ब्लाइंड थी और उनके फादर नॉर्मल थे। ये केस है। मैम इस वाली क्वेश्चन में बहुत गलती होती है मेरी। और हमेशा क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। 50% तो आएगा। मेल चिल्ड्रन पूछा है, तो मेल में से आपके 2 मेल है, 2 में से 1 मेल अफेक्टेड है, 1/2 कितना हो गया 50%, ठीक है। और अगर आप वो पूरा चाइल्ड वाला लेते तो टोटल कितने 4 बच्चे हैं, 4 में से कितना अफेक्ट है, 2 1 अफेक्ट है। 2 है ना। परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, मेल 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 मैं मेल तो 1, तो कितना आना चाहिए फिर 25%। 25%। तो आंसर क्या होगा हमारा 50 होगा। 50%। 50। मैम ये आपने 1/4 किसका बताया? पूरा का पूरा केस। मैम एक बार इसे रिपीट कर दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। मैम मुझे इसमें ये पूछना था कि इसमें जब इसने परसेंटेज बोली है मेल चिल्ड्रन की, तो इसने कहीं मेंशन नहीं करा ना कि मेल मेल में से ही बतानी है हमें। परसेंटेज, एक होता है परसेंटेज और एक में होता है प्रोबेबिलिटी। तो मैम प्रोबेबिलिटी इसने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो कपल जो मतलब जो अगली जनरेशन देगी उसमें 2 फीमेल और 2 मेल देगी, तो हमें चारों में से ही बताना पड़ेगा ना, हम 2 में से थोड़ी बताएंगे, कहीं मेंशन चिल्ड्रन, सिर्फ मेल चिल्ड्रन की परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो मेल चिल्ड्रन होने की कितने मेल चिल्ड्रन हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं ना, 2 मेल चिल्ड्रन हो सकते हैं। उन दोनों में से परसेंटेज कितना है, 2 में से 1 अफेक्ट हो सकता है सिर्फ 50%। बताओ अलीशा। लेकिन यहाँ पे एक वो वाला केस भी आता है जिसमें हम चारों के चारों में से लेते हैं, उसकी एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या होती है ना, मैं आपको एक बार क्वेश्चन में देख के बताती हूँ। यस मैम वो बता दो आप एक बार, क्योंकि वरना फिर दिमाग में कंफ्यूजन ही रहेगी। वो वाली स्टेटमेंट मेरे पास क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ, उसमें प्रोबेबिलिटी लिख के देता है गेस वो। मैम लेकिन उससे पहले ये बता दो कि ये एरो कैसे लगाई है, कॉम्प्लिकेटेड है। अरे मैंने तो रफली लगा दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दो ना, एक्स वाई और एक्स सी एक्स के बीच में करा के देखो एक बार, मैम नहीं होता है तो मैं फिर दोबारा। क्या क्या दूसरा मेथड है। वो बॉक्स वाला, यस मैम वो यूनिट बता। स्क्वायर में बना के करो हो जाएगा। बॉक्स वाला कर लो, बात तो एक ही है, कोई सा भी कर ले। में टाइम लगता है बहुत। बॉक्स में टाइम लगता है। ऐसे फटाफट हो जाता है। मैम अगर ऐसे बोर्ड में कर दूंगी ना तो मेरे 0 में देंगे, मेरी मैम तो सीधा काट देती है। पूरा स्टेटमेंट किया लिख के था चाहिए, एक लाइन पहली बताओ। बार मैंने इसका टेस्ट लिया, पूरा सही था, लेकिन मेथड नहीं लगाया था, वो तो मैम ने काट दिया। कोई नहीं, टेंशन मत लो। क्वेश्चन है कलर ब्लाइंड बॉय, कलर ब्लाइंड गर्ल, ठीक है। तो हमेशा 50% ही आता है कलर ब्लाइंड के केस में, तो बट वो दूसरे वाला चाहिए ना हमें। मैम उसमें से आपको करा दो आप, ग्रुप पे भेज देना बाद में वो क्वेश्चन। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को क्वेश्चन, Yes, ma'am. बट अभी के लिए आप इसका आंसर 50% रखना, जिसका आंसर 25 आता है उसके टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो जितने वो एक्स्ट्रा वाले बच्चे थे ना क्लास में, 61 कर रखा था क्लास का काउंट, सब चले गए। और अब मंडे से तो ये काउंट सिर्फ 30 रह जाने वाला है।
इवन 30 या 20 लग रहा है मुझे, तो 20 या 15 ही बच्चे होंगे। क्यों मैम? बेटा जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही बच्चे क्लासेस में आ पाएंगे ना। आप लोगों ने लास्ट टेस्ट में बोला था कि मैम हमें एक और चांस मिलना चाहिए, तो गलत चीज है, गलत चीज है, वो चांस में मिल गया। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है आप लोगों के पास कि मैम एक ही टेस्ट पे जज कर रहे हैं। दूसरा मौका भी दिया हमने आप लोगों को, दे रहा है ना दूसरा मौका। और जो बच्चे टेस्ट में नहीं आएंगे, जो बच्चा टेस्ट मिस करेंगे, उनको नॉन क्वालिफाई माना जाएगा, ऑनलाइन स्कोर कंसीडर नहीं होंगे। और जो मैम ऑनलाइन देगा उसका? कंसीडर ही नहीं होंगे, वो भी नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो मैम उनको भी क्लास नहीं मिल पाएगी? नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा बेटा। एंड इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों ने सिर्फ एक और चांस मांगा था, वो मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। तो अब सबके सब बच्चे टेस्ट देने जरूर चले जाना, चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा है, बट टेस्ट देने जरूर चले जाना। टेस्ट मत मिस करना, एटलीस्ट ये वाला तो मत करना। बस एक दो कभी कभी का हो सकता है, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम 7th क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक बार आप समझा दो वो वाला। ये बिल्कुल ऐसा है आपका। मैम कर 3 जीन्स है ABC, परसेंटेज दिया हुआ क्रॉसिंग ओवर का। A और B के बीच का है 20%, B और C के बीच का है ए होगा 28%, एंड A और C के बीच का है 8%। तो परसेंटेजेस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अब देख लो, मतलब सीक्वेंस बताना है आपका क्या होगा। तो A ये देन C देन B। A और C के बीच की डिस्टेंस 8 है, ठीक है। A और B के बीच की डिस्टेंस 28 पर मैम नहीं, आपने नहीं, नहीं। गलती कर दिया मैम। ऐसे होगा। ए बी का B मैम A C, ये वाली सीक्वेंस बनाओ, ये ठीक है। A और B के बीच की डिस्टेंस 20, A और C की 8, B और C की कितनी हो गई? 28 अच्छा, दोनों को मतलब प्लस करके सेकंड थर्ड वाले के इक्वल आ जाएगा ना? हाँ, मतलब एक क्रोमो, ये पता है क्या दिया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज दिया हुआ है। और वो थे ना एल्फर्ड स्टर्टिवेंट, उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल मैपिंग किया था। तो उन्होंने मैपिंग में ये बोला था कि 2 जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 जीन्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज। तो हमेशा क्या करना, जो सबसे ज्यादा वाला है ना उनको लिख लेना पहले। BC क्या है इनके बीच की 28%, फिर सबसे उससे कम वाला 20% A और B के बीच की। तो मतलब A और B यहाँ पे A लिख दो, ये 20 हो गया। तो A और C कितना बच गया? ओके, 8 बच गया। तो आंसर क्या आ गया, सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास? BAC ए ऑप्शन। BAC। ठीक है, ये स्टर्टिवेट ने बोला था, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इज इक्वल्स टू देयर क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग उन्होंने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 22 बच्चों ने A आंसर किया है, वेरी गुड। 4 बच्चों ने B किया है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी करो बच्चों, बहुत क्वेश्चंस हैं अभी। मैम बना तो लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा। सी होगा। A woman with normal vision, वुमन है, नॉर्मल विजन है उसका, मतलब वो नॉर्मल X6 है, ठीक है। Whose father was color blind, इस वुमन के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे। Whose father, but whose father XY, मतलब XCY, ठीक है। And marries a color blind man, इसकी शादी कलर ब्लाइंड मैन के साथ हो गई। सपोज दैट इनका जो 4th चाइल्ड है वो एक बॉय है, तो ये बॉय कैसे होगा? अब जब ये फादर कलर ब्लाइंड है तो फीमेल कैरियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस मैम, कैरियर होगी। फीमेल कैरियर हो जाएगी। अब इनका क्रॉस करा दो, XC XC, इसकी मल्टीप्लाई देखो, शैली समझ लेना है कैसे कर रही हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अब इसको इसके साथ X XC एंड दिस वन विद दिस, तो 4th। अब ये 4th कौन सा ले हम चाइल्ड? मेल लेंगे बॉय लेना है। मेल। मैम कौन दोनों सा में से ले? कोई हो सकता है, तो इसलिए ए होगा। सेकंड मैम, ए वाला ले होना लो। दोनों में चाहिए। से कोई भी हो सकता है। अब आप मैम, दोनों में ए। से कोई सा देख लो, नॉर्मल भी है यहाँ पे, कलर ब्लाइंड फीमेल भी है यहाँ पे, कैरियर फीमेल भी है यहाँ पे, मतलब कैरियर भी हो सकता है, नॉर्मल विजन भी हो सकता है, मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन। मैम Yes, क्रॉस हाँ, करवाया ए ना, तो मैम क्रॉस करवाया तो यही आ रहा था। मैम स्टेटमेंट समझ नहीं आई क्या लगा।
लास्ट वाली स्टेटमेंट मैम मेरे को एक चीज पूछनी है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो उसके फादर कलर ब्लाइंड है उन्होंने मैरी किससे करी है, तो उसके बिहाफ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कैरियर ही होगी फीमेल? अगर मैंने भी ना उसके फादर वाली चीज को इग्नोर क्योंकि कर अगर दिया हो यार। सकता है कि उसके फादर जो कलर ब्लाइंड है उनकी मैरी जो है किसी कलर ब्लाइंड वुमेन से हुई है, तो उसके केस में तो हम कैरियर नहीं लेंगे ना, उसके केस में तो हम अफेक्टेड लेंगे। तो उसमें मेंशन तो कर रखा है पर फादर वो फा- भी नॉर्मल रीजन है। हाँ फादर फादर से तो वही कैरियर बने। वुमेन फादर नॉर्मल अफेक्टेड है। वुमन ना सुनो अफेक्टेड सुनो नहीं है, सुनो, नॉर्मल है। फादर अफेक्टेड ले लिए मैंने, नॉर्मल वुमन ले लिया, फादर अफेक्टेड ले लिया और एक कैरियर फीमेल ले लिया, ठीक है। अगर इनकी मदर भी कलर ब्लाइंड होती है, कुछ भी होता है, तो ये लिख के देते हैं हमको यहाँ पे। इन्होंने लिख के क्या दिया है, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो दोनों केस ले लो। 101% सारी फीमेल कैरियर बन रही है यस मैम। इस केस में। क्या बन रही है, कैरियर भी बन रही है या फिर नॉर्मल। अफेक्टेड बन रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे नॉर्मल विजन दिया है, तो नॉर्मल विजन है, इसका मतलब अफेक्टेड तो नहीं है, वो क्या होगी सिर्फ कैरियर। कैरियर हो गई अलीशा प्रॉब्लम सॉल्व ये वाली। दोनों केसेस दिखा दिए ना करके, नॉर्मल विजन दिया है। अब नॉर्मल में आपको यही तो पता करना था ना कि वो अफेक्टेड है या नहीं है, मतलब कैरियर है या नॉर्मल है। बिल्कुल, तो कैरियर तो होगी होगी, चाहे उसकी जो मदर है वुमेन की वो कैरियर हो या फिर नॉन अफेक्टेड हो, मतलब कैरियर भी ना हो, नॉर्मल हो बिल्कुल। यस मैम। हम एटलीस्ट पुनेट स्क्वायर तो बन गया इसका, अब स्टेशन में लग। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड, आ जाओ आगे। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स के बीच में जब आप मेटिंग कराओगे तो उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगे? मैम ट्रू ब्रीड मैम एफ जनरेशन डोमिनेंसी आएगी और सेकंड रेशो। अब सोचो, सुनो, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है, तो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स के केस क्या हो सकते हैं? कैपिटल ए, स्मॉल ए, यस मैम। या फिर कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए। यही तो 3 केसेस बन सकते हैं ना हमारे हाँ पास। यस मैम। क्या Yes, इसके ma'am. अलावा और कोई केस बनेगा? No, तो ma'am. इनके ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? मैम रिसेसिव भी होंगे अब एक डोमिनेंट। में तो हेट्रोजाइगस बनेगा, बाकी दोनों में तो होमोजाइगस बन जाएंगे। Yes, ma'am. यस मैम, हेटेरोजाइगस एंड बाकी दो होमोजाइगस। एग्री कर रहे हैं सबके सब इस पे? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसका मतलब ऑफस्प्रिंग यहाँ पे First वाले होमोजाइगोट भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस। heterozygous. यहाँ पे सारे हेट्रो बन जाएंगे, Heterozygous. यहाँ पे सारे होमो बन जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ भी होमोजाइगस। वेरी सिंपल। ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस कोडोमिनेंस मैम। codominance, multiple allelism, मल्टीपल एलिज्म। और dominance. मल्टीपल एली। मल्टीपल एलील। और 6 एलील्स होते हैं मैम, मतलब 4। डोमिनेंस भी तो होता है। यस मैम। मैम और 4 phenotypes। आई बस। जीन। मैम 6 एलील्स मैम होते हैं, पॉलीजेनिक है ये। जो आई होता है वो कॉलेज है स्मॉल आई कोई भी Polygenic थोड़ी होगा, पॉलीजेनिक वो नहीं तो होता। स्किन और हाइट में होता है। पॉलीप्लॉइडी होता है मैम। भी बोलोगे अब तो तुम लोग। प्लियोट्रॉपी। मैम इसका एग्जांपल है मैम मैम जब इसके एग्जांपल एक प्लांट जीन होते का हैं। एक से ज्यादा कैरेक्टर बहुत सारे करेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर। इसका एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस,
यस मैम। सिस्टिक फाइब्रोसिस और मैम यार स्टार्च फिनाइल कीटोन हो रही है मैम और वो जो स्टार्च होता है वो भी। स्टार्च क्योंकि में सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ना, अफेक्ट ये किसको करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, डिटेक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाते जाते प्रॉब्लम आपकी डाइजेशन तक पहुंच जाती है, एक से ज्यादा चीजों को अफेक्ट कर डालता है ये। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? ट्राइसो ट्राइसोमी और ये मतलब वैसा होता है। एनीप्लॉइडी होती ऑटोसोम है। सिम्टम Autosomal सिम्टम disease. सिम्टम्स क्लॉडेड शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होता है, पुरुष टंग होती है, राउंड हेड, फ्लैट हेड होता है, Purotum, mental retardation. मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टार्टेड हेड, फिजिकल पार्शियली ओपन माउथ, टंग, शॉर्ट स्टैचर्ड है ना, और इसका ब्रॉड हेड होता है, मेंटल रिटार्डेशन, पार्शियली ओपन माउथ एंड Furrowed फरोड tongue. टंग होता है। calm is broad. वेरी गुड। अब ये आ गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको टेबल को आप लोगों को होमवर्क में फिल करना है, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से सब। मैम ले लिया। आप भेजोगे नहीं? भेज दूंगी मैं, भेज भी दूंगी ये सारा पूरा पूरा का पूरा, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लो उसका। ये आपको टेबल फिल करनी है, मोनो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, और आप लोगों के टिप्स पे याद होने चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में आ जाए और वहां पे कैलकुलेट करोगे, याद कर लेना सबके सब इनके रेशियो, मैम ठीक है। सप्लीमेंट्री बस डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक वाला छोड़ना चाहोगे छोड़ देना, वो कभी पूछते नहीं है। और जिसका नहीं पता है उसका गूगल करना, बुक से फाइंड करना, कहीं से भी फाइंड करना, लेकिन लिख लेना अपने पास। जिसका नहीं पता चलेगा फिर भी ग्रुप में मैसेज करना, आई लेट यू नो। मैम ये लीथल जीन्स और जो सप्लीमेंट्री जीन्स इनसे अभी भी क्वेश्चन आते हैं? कभी कभी, ओके अभी मैम। नहीं आते क्वेश्चन, अभी आते, देखो सुनो एक चीज, क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे, लेकिन अब हम ये वाला केस लेके चलेंगे 24 में, बिकॉज हमारे चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे रह गए हैं, 6 चैप्टर हटे हैं, तो क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं से तो डालेंगे ना। यस मॉम, क्या पता पुराने डाल दे, पुराने पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा उठा के डाल दे, क्योंकि नए क्वेश्चन नहीं बनाते अब एनटीए, ये सिंपल चीज है। अब एनटीए ने मेहनत करनी छोड़ दिया है, पुराने क्वेश्चन उठा उठा के रिपीट कर करके डालते रहते हैं। मैम फिर इन्हें याद कर लें? डायरेक्ट याद करो बेटा, पूरा प्रोसेस के चक्कर में मत पड़ना। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर मेरा सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मैं किस किस ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन अपने बॉडी में करा सकती हूँ? ए और ओ का, ए का करा सकती हूँ और ओ का, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी और ओ का, ए बी है तो ए बी और ओ, ओ है तो ओ। मैम ए बी में तो नेगेटिव ए भी दे सकते, अननोन में भी ओ होगा। ओ हो जाएगा मैम। ए और बी भी होगा ना? यस मैम ए और बी भी होगा। मैम वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मैम ओ होगा ना, तो ओ होता है ना, ओ नेगेटिव। और ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कुछ भी। अगर किसी का अननोन है, किसी का आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता, उसको अचानक से आपको ब्लड देना, आपके पास टाइम नहीं है उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए, व्हाट विल यू डू? ओ देंगे। वो दे देंगे, यूनिवर्सल डोनर देंगे मैम, यूनिवर्सल डोनर है वो। सबको ओ देंगे, ओ हम पैसे भी ले लेंगे वो देने के मैम इसमें आरएच फैक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, आरएच फैक्टर के पॉजिटिव नेगेटिव के केस में नहीं आते, वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस वाला केस है ना, उससे कभी कभी आ जाता है बस। ओके मैम। ठीक है, वो वाला केस तो आप जानते हो, उसमें पढ़ाया है मैंने आपको बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में। यस मैम। नेक्स्ट, अगर किसी ह्यूमन बेबी का कंडीशन ट्रिपल एक्स है, उसके अंदर मतलब 44 प्लस
एक्स 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 कंडीशन है, तो ये किसकी वजह से होती है? मैम क्लिफ्टर सिंड्रोम, सही बोला है गलत? वो तो एक्सेस वाई होता है। नहीं मैम वो नहीं होगा मैम, उसमें मतलब पता है मैम, उसमें क्या होता है जब फीमेल की भी मतलब दोनों एक्स आ जाते हैं और मेल में से भी एक्स आ जाते हैं, तो ये आ जाता है कंडीशन। मैम सोच फॉर्मेशन, लो अच्छे से। मैम फ्यूजन ऑफ 2 ओवरी एंड 1 sperm. 2 ova and 1 sperm. Yes मैम. यस मैम। फ्यूजन ऑफ एबनॉर्मल ओवा है। एबनॉर्मल ओवा कौन सा? XX वाला, क्योंकि हमें पता है एक एक्स क्रोमोसोम का हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन हो जाता है। यस अगर हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन नहीं हो रहा, 2 ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके साथ आके फ्यूज कर रहा है कौन? स्पर्म के पास भी एक्स ही क्रोमोसोम है, तो तब क्या कंडीशन बनेगी? एक्स ट्रिपल एक्स, एक्स कंडीशन। यही तो बताया था मैंने। बस यही आंसर है। सेग्रीगेशन नहीं होगा ना एक्स हाँ, इसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, सेग्रीगेशन नहीं हो पाया है, तब हमारे पास क्या कंडीशन है? ट्रिपल एक्स कंडीशन है। मैम ठीक ये है, आपने पहले भी बताया था किसी क्लास में, तो ये याद था। आज की क्लास से डाउट्स बताओ मेरे को फटाफट से। अच्छा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बताना क्या होता है? कौन सा क्रोमोसोम होता है? मेल का होता वाई क्रोमोसोम। ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम। हाँ मैम वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होता है। आप लोगों को तो डाउट है ही नहीं, मैम एक नहीं बार है वो ना बता किसी दो, जैसे कि पूछते हैं कि क्लाइंट-फिंगर सिंड्रोम मेल को होता है या फिर फीमेल को, तो उस वाले केस में क्या करें? मेल को ही होता है, मतलब मेल नहीं, वो फीमेल में ना मेल का हाँ मेल का कैरेक्टर आ जाता है। sorry। मेल में फीमेल के आ जाते हैं, हाँ तो मेल मतलब में वैसे वो मेल female होता है। मेल स्टेराइल होता है। अब देखो किसके अंदर हो रहा है ये। मैम मेल के मैम डाउन सिंड्रोम वाला आपने गलत लिख दिया, वो एक्सो कंडीशन होगी ना उसमें। KTD XO थोड़ी ना मैम होता है उसमें। टर्नर सिंड्रोम में मैम एक्सो तो 45 टर्नर दोनों सिंड्रोम में है ना। सही लिखा है मैम, बिल्कुल सही है मैम, यस मैम सही है। अगर इसको मेल में KTD से याद रखना। मैंने खुद भी इसको ऐसे ही याद रखा। KTM वाली बाइक आती है ना, KTM, मैम कीड़ा। तो KTD से याद रखना। 47 45 47 47 45 47। पहले दो जो है उन दोनों के अंदर 6 क्रोमोसोम्स में डिफॉल्ट आता है और डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम्स के अंदर आता है। ऑटोसोम में डिफॉल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे गुंजन ने पूछा, तो अगर ये वाला केस है तो हमारे पास स्टेराइल मेल बनेगा, और अगर 44 प्लस ट्रिपल एक्स कंडीशन भी तो आ सकती है। यस मैम, तो स्ट्राइल फीमेल बनेगी उसमें। 12 फीमेल। ठीक है गुंजन, यस मैम. चलो ये हो गया हमारा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क कल। अच्छा ये बताओ मेरे को, अभी तो कितने बच्चे बच्चे हैं? 35 बच्चे बचे हैं, देखो आधे बच्चे रह गए। हाँ, आप लोगों में से कितने बच्चे कल की छुट्टी रख सकते हो? हैंड रेज करके बताना। मैम मैंने तो लीव भी दे दी के नाम की। हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चे कल की छुट्टी रख रहे हो स्कूल की, क्योंकि आप लोगों को पता है ये वाला टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 8 और 9 बच्चे। चलो हैंड ओवर डाउन करो। कितने बच्चों का आप वो इवनिंग स्कूल है? इवनिंग स्कूल कितने बच्चों का यहाँ पे? सिर्फ 2 बच्चों का। तो तस्लीम और गौतम आप दोनों छुट्टी रख रहे हो कल की स्कूल की? मैम। गौतम आप? हाँ, तो फिर कल की जो क्लास है ना, स्कूल से किस टाइम आ जाते हैं ये मॉर्निंग स्कूल वाले बच्चे? मैम 3 बजे। मैम 12:30। 12:40 1 बजे तक तो आ जाते हैं।
स्वाभाविक। तो कल की जो क्लास है ना हमारी वो 3 बजे होगी। मैम मैम फिर हाँ छुट्टी जी बेटा, मैम उसमें अब आपकी मर्जी है। मैम उसमें क्या बोल फर्स्ट यूनिट की मैम जगह कल पे क्या क्या होगा, मैम आप क्या पढ़ाओगे कल? मैम उसमें फर्स्ट यूनिट की जगह पे सेकंड यूनिट करवा दो। फर्स्ट यूनिट फिर भी हो जाती है, सेकंड में प्रॉब्लम आती है। नहीं अभी Yes, हाँ मैम। मैम सेकंड यूनिट करा दो। रिवाइज नहीं किया अभी हमने सेकंड वाला। सेकेंड यूनिट परसों करा दूंगी, परसों भी बच्चों की परसों तो छुट्टी है बच्चों की। मैम ओके मैम। है ना, क्योंकि परस- इन बच्चों का एनिमल किंगडम वर्क भी आ रहा है, तो इनका परसों अब परसों आप लोगों का मैं एक तो एक्स्ट्रा एनिमल क्लास किंगडम करा देना। हाँ कल एनिमल किंगडम हो जाएगा, प्लांट किंगडम हो जाएगा। एंड अगर टाइम आपको देखो गुंजन, एक आपको जो नेक्स्ट वाली यूनिट में प्रॉब्लम आती है ना, उसमें सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ। उसमें कौन कौन सा एनाटॉमी वाला पार्ट है, एनाटॉमी में सारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट डिलीटेड है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम ठीक हमने है, वैसे एनसीईआरटी पढ़ ली पर क्वेश्चंस ना फिर भी बन नहीं पाते, उसमें अलग क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से। हाँ मैम मेरे से भी बहुत गलतियां होती है इस वाली यूनिट में। मैम डोंट वरी, वो वाली यूनिट आप मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, स्टार्टिंग वाली दोनों यूनिट आप मुझ पे छोड़ दो। सेल बायोलॉजी वाली मैंने लेटेस्टली आप लोगों को रिवाइज कराई थी। हाँ मैम। ठीक है, पूरा प्लांट फिजियो में सिर्फ 3 चैप्टर है, उनको अच्छे से कर लेना, और ह्यूमन फिजियो। यस मैम वो ठीक तो हो है, जाएगा। हाँ तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग वाली दोनों यूनिट आप मेरे भरोसे छोड़ दो। ओके ओके मैम। अब इम्पोर्टेंट, जितने 12th वाले बच्चे हैं वो सुन लो भाई। एमटीजी की बुक का पीडीएफ सबके पास है ना? तो एमटीजी की बुक में से आप लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले के, और सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लोगे। एज वेल एज आपका जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, उन दोनों में भी चैप्टर अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप ढूंढ रहे हो हमें क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, जो टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया वो रिवाइज कर लो नोट से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बता रही हूँ। और एमटीजी की बुक खोल के बैठ जाओ, जिसके बाद बुक है, जिसके बाद पीडीएफ है, पीडीएफ खोलो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो वहां से। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आंसर याद कर डालो। इस बहाने आपकी पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे अच्छे से। बट पीवाईक्यूज कोई नहीं छोड़ेगा। पीवाईक्यूज छोड़ के जाओगे तो आप लोग सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आप लोगों का। कल की क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ के आ जाना। ठीक है, ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ के आएंगे। ड्रॉपर वाले बच्चे अपनी प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट रिवाइज करके आएंगे। 12th वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद आप लोगों का मैं प्लांट फिजियो से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ड्रॉपर्स वाले बच्चे प्लांट फिजियो करके आएंगे रिवाइज, और 12th वाले बच्चे एनिमल किंगडम चैप्टर रिवाइज करके आएंगे। कल की क्लास 3 बजे होगी। शॉर्टकट